हेलो साथियों, 12th क्लास राजनीति विज्ञान की समकालीन विश्व राजनीति के पहले चैप्टर दो ध्रुवीयता के अंत को पढ़ चुके थे। दो वीडियो के माध्यम से हमने उसको पढ़ा था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे हो जाके देख लेना। आज पढ़ेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जो आपका दूसरा अध्याय है। तो आइए देखते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए, जब 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे यूरोप को बहुत बर्बादी की मार झेलनी पड़ी थी। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य। तो यूरोप को क्या झेलनी पड़ी? बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। आधे देश तो किस में थे? अमेरिका के फेवर में थे, और आधे देश किसके? सोवियत संघ के फेवर में थे उस टाइम पे। तो इस इमेज के माध्यम से कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? 1945 में क्या हो गया? 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसका अंत हो गया और अमेरिका विश्व शक्ति के रूप में उभरा। तो इसीलिए ये ग्लोब में एकमात्र महाशक्ति के रूप में दिखाया गया है अमेरिका को। इधर भी अमेरिका ने अपने हाथों में इस ग्लोब को उठाया हुआ है। इधर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जय हो अब होगा विश्व में मेरा बोलबाला। देखिए, अमेरिका जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ऐसे जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें अमेरिका बहुत मदद करता था आर्थिक रूप से। तो अमेरिका का ही बोलबाला होगा इनमें भी। दूसरे देशों का क्यों होगा? अमेरिका का ही होगा। हालांकि दूसरे देश भी आर्थिक सहयोग करते थे, लेकिन अमेरिका सबसे ज्यादा सहयोग करता था पूरे विश्व में। इसलिए अमेरिका का बोलबाला था यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में। पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व फैल गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। जो 1945 के बाद में एक अध्याय भी है आपके विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। ऐसा कुछ अध्याय है जो हटा दिया गया है। तो अमेरिका का वर्चस्व 1945 के बाद में पूरे विश्व में फैल गया। अमेरिका का ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बोलबाला था। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अमेरिका की ही सुनी जाती थी अक्सर। और अमेरिका पूरे विश्व में अपना वर्चस्व फैला रहा था। आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, किसी भी रूप से सहायता कर रहा था। यूरोपीय देशों की भी सहायता की इसने, अमेरिका ने उस टाइम पे। तो 1945 से फिर वापस शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध प्रारंभ हो गया 1945 में, और 1991 में क्या हो गया? उसका अंत हो गया। और शीत युद्ध के ही बीच में दो ध्रुवीयता प्रारंभ हो गई, और दो ध्रुवीयता का अंत और शीत युद्ध का अंत, दोनों में मिखाइल गोर्बाचोव ने महत्वपूर्ण योगदान किया था। और 1991 में क्या हो गया? शीत युद्ध का अंत हो गया। इसी बीच क्या हो गया? इस अमेरिका ने पूरे विश्व में अपना वर्चस्व फैलाया 1945 के बाद। 1945 में दोनों महाशक्तियां लड़ रही थी आपस में। दो ध्रुवीयता में क्या हो गया कि एक ध्रुव का नेतृत्व किया अमेरिका ने, और एक ध्रुव का नेतृत्व किया सोवियत संघ ने। अर्थात अमेरिका भी पूरे विश्व में क्या फैला रहा था? अपना वर्चस्व फैला रहा था, और सोवियत संघ भी फैला रहा था। जैसे अमेरिका ने कोई शस्त्र बनाया, तो इस सोवियत संघ ने भी उससे अच्छा अस्त्र बनाया। तो इससे क्या हो गया? सोवियत संघ में आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया, क्योंकि इसके जो पैसे हैं, इसके जो आर्थिक रूप से पहले मजबूत था, लेकिन इसने जो होड़ में, हथियारों की होड़ में, या अपना वर्चस्व फैलाने के चक्कर में इसने मतलब अपने आप को बहुत कमजोर कर दिया आर्थिक रूप से। इसलिए अमेरिका का वर्चस्व था पूरे विश्व में उस टाइम पे, क्योंकि अमेरिका आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था। इसलिए कहा गया है कि जय हो अब होगा विश्व में मेरा बोलबाला। 1945 में के बाद इसका ही बोलबाला था, अमेरिका का ही, क्योंकि एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा था ये। ठीक है, देखिए, दो ध्रुवीयता के अंत के बाद क्षेत्रीय संगठन का जन्म हुआ। दो ध्रुवीयता के अंत के बाद क्षेत्रीय संगठनों का जन्म हुआ। अब क्षेत्रीय संगठन क्या है? देखो, क्षेत्रीय संगठन यह ऐसे संगठन होते हैं जो कुछ विशेष देशों के लिए कार्य करते हैं। इनमें शामिल देशों की संख्या कम होती है। यह संगठन केवल अपने क्षेत्र के लिए ही कार्य करते हैं। यह ऐसे संगठन होते हैं जो कुछ विशेष देशों के लिए कार्य करते हैं। अर्थात इसमें कुछ देश ही होते हैं, न कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात नहीं कर रहा मैं, क्षेत्रीय संगठन की बात कर रहा हूं।
ऐसे संगठन होते हैं जो कुछ विशेष देशों के लिए कार्य करते हैं। इनमें शामिल देशों की संख्या कम होती है। यह संगठन केवल अपने क्षेत्र के लिए ही कार्य करते हैं। जैसे आसियान देश है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। यूरोपीय संघ है जिसमें 28 देश है। सार्क है, ब्रिक्स है आदि कुछ देशों के लिए ही होते हैं ये। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय संगठनों का क्या उद्देश्य होता है? क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य होता है अपने क्षेत्र के विकास हेतु काम करना, क्षेत्र के विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, क्षेत्र विकास हेतु आर्थिक नीति बनाना, राजनीति में सुधार करना, व्यापार विकास को बढ़ावा देना आदि सभी इसके उद्देश्य होते हैं। किसके? क्षेत्रीय संगठनों के। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि दिसंबर 1978 में देंग शाओपिंग ने ओपन डोर की या मुक्त द्वार की नीति चलाई थी। दिसंबर 1978 में देंग शाओपिंग ने ओपन डोर की या मुक्त द्वार की नीति चलाई थी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव को देखते हैं। देखिए, अप्रैल 1951 में क्या हुआ कि जो पश्चिमी यूरोप के 6 देश थे, फ्रांस है, पश्चिमी जर्मनी है, इटली है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है। इसकी जो ट्रिक है वो है फ्राई बेजनी। फ्रा से फ्रांस, ई से इटली, बे से बेल्जियम, ज से जर्मनी और नी से नीदरलैंड। ये फ्राई बेजनी जो देश है, फ्रांस है, पश्चिमी जर्मनी है, इटली है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है, ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का क्या क्या गठन किया। ओके, अप्रैल 1951 में। मार्च 1957 में क्या हुआ? मार्च 1957 में इन्हीं 6 देशों ने रोम की, जो ये 6 देश है फ्राई बेजनी और लग्जमबर्ग जो देश है, इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। कौन सी संधि के माध्यम से? रोम की संधि के माध्यम से। किन देशों ने? जो फ्राई बेजनी और लग्जमबर्ग है, इन देशों ने। कब? 1957 में। जनवरी 1973 में क्या हुआ कि डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ले ली। डेनमार्क ने, आयरलैंड और ब्रिटेन ने। जून 1979 में क्या हुआ? जून 1979 में हुआ यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। यूरोपीय संसद जो यूरोपीय संघ का एक अंग है, यूरोपीय संसद, उसका जो चुनाव हुआ, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इसका, जून 1979 में हुआ था। अब जून 1979 में तो प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। जनवरी 1981 में हुआ, यूनान या ग्रीस ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ले ली। जून 1985 में सांगेन संधि हुई जिसने यूरोपीय समुदाय के जो देश है उनके बीच सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया। अर्थात जो यूरोपीय संघ में जो देश है, 28 देश है, उन देशों के नियंत्रण सीमा को समाप्त कर दिया। अर्थात उस यूरोपीय संघ के देशों के जो नागरिक है वो अब सभी देशों में जा सकते हैं बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी वीजा के। यह है सांगेन संधि। जनवरी 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हो गए। अक्टूबर 1990 में क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हो गया। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में जो बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी 1962 में, तो उस दीवार को तोड़ दिया गया। तब जर्मनी का एकीकरण हो गया 1990 में। फरवरी 1992 में क्या हुआ? यूरोपीय संघ के गठन के लिए maastricht संधि पर दस्तखत हुए। यूरोपीय संघ के गठन के लिए maastricht संधि पर दस्तखत हुए थे। maastricht जो संधि थी उस पर दस्तखत हुए फरवरी 1992 में। जनवरी 1993 में क्या हुआ? ये एकीकृत बाजार का गठन किया गया। एकीकृत बाजार का गठन किया गया जनवरी 1993 में। जनवरी 1993 में एकीकृत बाजार का गठन हुआ। जनवरी 2002 में नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया। मई 2004 में क्या हुआ कि साइप्रस है, चेक गणराज्य है, एस्टोनिया है, हंगरी है, लाटविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हो गए मई 2004 में। जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। स्लोवेनिया ने यूरो को अपनाया। यूरो जो मुद्रा है यूरोपीय संघ की, उसको अपनाया। दिसंबर 2009 में लिस्बन संधि लागू हुई।
दिसंबर 2009 में क्या हुआ, लिस्बन संधि लागू हुई। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला, कब मिला, 2012 में। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला कब, 2012 में। 2013 में क्रोएशिया जो है, क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना 2013 में। अब ब्रिटेन में जन्म संग्रह करवाया गया कि यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहिए या इससे बाहर ही रहना चाहिए। तो 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो जाए 2016 में। ठीक है, अब देखते हैं यूरोपीय संघ को, EU यानी कि यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय संघ को देखते हैं। यूरोपीय संघ को देखने से पहले एक मैप को समझ लेते हैं। देखो ये है यूरोपीय संघ के जो देश है, 28 देश है यूरोपीय संघ के। देखो कौन कौन से हैं। नए देश जो शामिल हुए वो है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया और बुल्गारिया और स्लोवेनिया। ये सभी देश जो है ये नए देश है जो यूरोपीय संघ में शामिल हुए थे। जो पुराने देश है वो है फिनलैंड है, स्वीडन है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, आयरलैंड है। यूनाइटेड किंगडम अब नहीं है, ठीक है, ब्रिटेन जो है अब नहीं है शामिल उसमें, ठीक है। स्पेन है, पुर्तगाल है। हालांकि आपको स्क्रीन पर एक इमेज भी दिख रही होगी, वो सभी 28 देश है यूरोपीय संघ के, ठीक है। देखो दूसरे विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 में हुआ था, उसके बाद तथा 1945 तक यूरोपीय देशों ने बर्बादी की मार झेली थी। 1945 के बाद यूरोपीय देशों को शीत युद्ध से मदद मिली, अर्थात जो शीत युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो दो ध्रुवीयता भी प्रारंभ हो गई। एक का नेतृत्व अमेरिका ने किया और एक का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया, अर्थात सोवियत संघ और अमेरिका दोनों वर्चस्व फैला रहे थे पूरे देश में। तो यूरोप की ऑब्वियसली मदद करेंगे वो आर्थिक रूप से। इधर सोवियत संघ भी मदद कर रहा था और इधर अमेरिका भी मदद कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, शीत युद्ध से लाभ हुआ यूरोप के देशों को। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की, इसे मार्शल योजना कहते हैं। यूरोपीय जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा गई थी, तब पुनर्गठन के लिए उसने बहुत मदद की अमेरिका ने, इसे मार्शल योजना कहते हैं। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी, किस योजना के तहत, मार्शल योजना के तहत, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। पश्चिमी जो यूरोप के देश है जो अमेरिका के फेवर में थे, वो उन देशों में आर्थिक मदद की थी, किसने, अमेरिका ने, ठीक है। अब पश्चिमी यूरोप किसके फेवर में था, अमेरिका के, और पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के फेवर में था। अब देखो यूरोपीय संघ के 5 अंग हैं, कौन कौन से यूरोपीय संघ के हैं 5 अंग में, यूरोपीय आयोग है, यूरोपीय संसद है, यूरोपीय परिषद है, मंत्री परिषद है और यूरोपीय न्यायालय है। ये 5 अंग हैं यूरोपीय संघ के, ठीक है। यूरोपीय आयोग है, संसद है, परिषद है, मंत्री परिषद है और यूरोपीय न्यायालय है। यूरोपीय संघ का ध्वज, यूरोपीय संघ के ध्वज की बात करें तो इसमें ध्वज में 12 स्टार है, 12 सितारे हैं, सोने के रंग के 12 सितारों का घेरा है। ये यूरोपीय लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है, ये जो यूरोपीय संघ का ध्वज है। 12 की संख्या को वहां पे बहुत अच्छा माना जाता है यूरोप में, इसलिए यूरोप के जो सोने के रंग के 12 सितारे हैं, ठीक है, और इन सितारों को या यूरोपीय लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, ये यूरोपीय संघ के ध्वज को। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। सोवियत गुट के पतन के बाद, जब सोवियत गुट का पतन हो गया था, सोवियत संघ का जो सोवियत संघ था उसका पतन हो गया था, तब 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ। सोवियत संघ के पतन के बाद में 1992 में सोवियत संघ का गठन हुआ। सोवियत संघ का अपना झंडा है, अपना गान है, स्थापना दिवस है तथा अपनी मुद्रा है। जो सोवियत संघ है उसके
क्या है? अपना झंडा है, अपना गान है, स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा है, लेकिन संविधान नहीं है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण संधियां। पेरिस संधि कब हुई थी? पेरिस संधि हुई थी 1952 में। maastricht संधि कब हुई? 1992 में। सांगेन संधि 1985 में हुई थी। रोम की संधि हुई थी 1957 में। एम्स्टर्डम संधि हुई थी 1997 में और निस संधि हुई 2000 में। ये सभी संधियां हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए दिसंबर 2009 की लिस्बन संधि। लिस्बन संधि कब हुई थी? दिसंबर 2009 में। लिस्बन संधि द्वारा यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? यूरोपीय संघता कर दिया गया। यानी कि इसका नाम पहले क्या था? यूरोपीय समुदाय था, लेकिन अब कर दिया गया क्या? दिसंबर 2009 में यूरोपीय संघ कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन की सदस्यता जो देश है, जो यूरोपीय देश है, उनको अगर यूरोपीय संघ की सदस्यता लेनी हो तो इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? तो योग्यता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होनी चाहिए, उस देश की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होनी चाहिए, मानवाधिकारों का बेहतर रिकॉर्ड होना चाहिए उसका, और बेहतर राजकोषीय प्रबंध होना चाहिए। maastricht संधि यूरो करेंसी के उदय की बुनियाद बनी। जो maastricht संधि हुई थी वो यूरो करेंसी के उदय की बुनियाद बनी। वर्तमान में यूरोपीय यूनियन की साझी मुद्रा यूरो है। ठीक है, यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन। देखिए इसका मुख्यालय कहां पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कुल 28 देश है, इसमें मुद्रा है यूरो। इसका अपना झंडा है, अपना गान है, स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा है, लेकिन संविधान नहीं है। अपन देख चुके थे पहले। उद्देश्य क्या है इसके? कि शांति, उसके मूल्यों और उसके नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देना। जो यूरोप के नागरिक है उसके उन नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देना इस क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य है। एकीकृत आर्थिक और मौद्रिक प्रणाली स्थापित करना भी इसका उद्देश्य है। एकीकृत आर्थिक और मौद्रिक प्रणाली स्थापित करना भी यूरोपीय संघ का उद्देश्य है। यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। उसके बाद रक्षा बजट अमेरिका के बाद में सबसे अधिक है। रक्षा बजट में सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से खर्च कौन करता है? अमेरिका करता है। उसके बाद कौन करता है? यूरोपीय संघ करता है। यूरोपीय यूनियन के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी है। अंतरिक्ष विज्ञान व संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूरोपीय यूनियन का दुनिया में दूसरा स्थान है। विश्व व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा है। विश्व व्यापार में हिस्सेदारी कितनी रखता है? अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा रखता है। ये कौन? यूरोपीय यूनियन। अब यूरोपीय संघ के जो 5 अंग हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। हालांकि 12th क्लास में ये सब नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी जरूरी है। यूरोपीय आयोग। यूरोपीय आयोग जो अंग है इसका, इसमें 28 देश है। इन सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। यूरोपीय संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ये जो आयोग है ये यूरोपीय संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके कार्य है EU यानी कि यूरोपीय यूनियन के सभी नीतियों को लागू करना। यूरोपीय आयोग का कार्य है यूरोपीय यूनियन की सभी नीतियों को लागू करना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। इधर यूरोपीय परिषद की बात करें तो यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई थी 1949 में। इस परिषद के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 6 माह होता है। इधर यूरोपीय संसद की बात करें, यूरोपीय संसद जो है इसकी सदस्य संख्या 751 है। जो 28 देशों में से चुने जाते हैं वो 751 सदस्य है। इसमें 28 देशों के जो नागरिक है, 28 देशों के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये इनका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। बजट की देखरेख करती है यूरोपीय संसद। यूरोपीय आयोग की सिफारिशों को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। ये मंत्रिपरिषद की बात करें, सभी फैसले बहुमत से ना होकर आम सहमति से होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है कार्यपालिका का ही कार्य करती है ये लगभग, तो सभी फैसले बहुमत से नहीं होकर आम सहमति से होता है। और बैठकें जो है अक्सर इसकी ब्रुसेल्स में ही होती है। कभी कभी बाई चांस कभी कभी इसकी और जगह हो जाती है, लग्जमबर्ग में भी हो जाती है, लेकिन इसकी अक्सर बैठकें ब्रुसेल्स में ही होती है। कार्यपालिका की तरह काम करती है ये मंत्रिपरिषद, और कम से कम वर्ष में 4 बैठकें होती है इसकी। ठीक है। यूरोपीय न्यायालय। यूरोपीय न्यायालय जो है यूरोपीय यूनियन का उच्चतम न्यायालय है। ये
इसमें न्यायाधीश होते हैं 15 और 15 न्यायाधीश जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 6 वर्ष के लिए 6 वर्ष कार्यकाल होता है इनका न्यायाधीशों का। मुख्यालय इसका लग्जमबर्ग में है। यूरोपीय न्यायालय का जो मुख्यालय कहाँ पे है? लग्जमबर्ग में है। तो ये था यूरोपीय संघ। अब देखते हैं दूसरे पार्ट में आसियान को, जो आपके दूसरा पार्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।